जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मानव में भ्रूणीय विकास के बारे में। दैट मीन्स ह्यूमन के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विशेष रूप से इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन के बारे में। क्लीवेज क्या होता है और ब्लास्टुलेशन क्या होता है। देन इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन के बारे में, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। देन सबसे पहले अगर हम बात कर ले फर्टिलाइजेशन की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। तो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। किस प्रकार का? ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। दैट मीन्स आंतरिक होता है, आंतरिक निषेचन होता है। देखिए कैसे, जो भी फर्टिलाइज्ड करेगा एक सेल स्पर्म, वो करेगा फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि इस वाले सिस्टम में फर्टिलाइजेशन करेगा। और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फीमेल के बॉडी में पाया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर अब चलते हैं, हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रक्रिया होती है वो होती है भ्रूण का डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको आज हमें पढ़ना है। देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है उसको जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डे 14 को, यानी कि 14वें दिन एक ओवरी से एग रिलीज होता है। फीमेल की जो ओवरी होती है, ओवरी कौन सा है इसमें हम बता देते हैं, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन सारा का नाम बता देते हैं। ये है हमारा ओवरी, यानी कि अंडाशय, और ये है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब, और ये है हमारा यूटेरस, और ये है वेजाइना। तो डे 14 यानी कि 14वें दिन, कौन सा 14वें दिन? मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी कि मासिक चक्र, जिसको हम रजोधर्म के नाम से जानते हैं। रजोधर्म के 14वें दिन एग रिलीज होता है और उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। तो होगा यहाँ पर ओव्यूलेशन। देखिए दोनों ओवरी से एग रिलीज एक साथ नहीं होता है। अगर इस महीने में, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर समझे, नवंबर के महीने में फीमेल की लेफ्ट ओवरी ने, यानी कि इस वाली ओवरी ने, लेफ्ट ओवरी ने एग रिलीज किया है। ठीक है, लेफ्ट ओवरी ने एग रिलीज किया है, तो दिसंबर के महीने में फीमेल की राइट ओवरी जो होगी वो एग रिलीज करेगी, और इस प्रक्रिया को कहेंगे हम ओव्यूलेशन, यानी कि अंडाशय से अंडाणुओं का बाहर आना ओव्यूलेशन कहलाता है। देखिए ओव्यूलेशन जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 1 से लेकर के 13 दिन का जो समय होता है उसमें भी 2 फेज होते हैं। कौन कौन से? पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है। फिर उसके बाद जो होता है 6 से लेकर के 13 दिन का, वो होता है प्री ओवेलेटरी फेज, जिसमें फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं। 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड होता है, तब जाकर के एक रिलीज, सॉरी, सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। और 14वें दिन के बाद 15 से लेकर के 28 दिन की जो पीरियड होती है वो होती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद की जो फेज होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसके बारे में हमने बता रखा है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि डे 14 को, यानी कि 14वें दिन, 14th डे ऑफ एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल और मंथली साइकिल।
तो 14वें दिन ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, जिससे ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड होती हैं और सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। सेकेंडरी oocyte बाहर आता है और वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अब कैसे फैलोपियन ट्यूब में जाता है? देखिए, ओवरी जो है वो ज्वाइंट है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से, इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से ज्वाइंट है। और वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चर्ड होते हैं, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, उसी सेकेंडरी oocyte को वो हीच करके यहाँ पर इस स्थान पर कर लेता है। और ये एक होलो ट्यूब है। क्या है? होलो ट्यूब है। और जिस स्थान पर सेकेंडरी oocyte जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एम्पुलरी रीजन। क्या कहते हैं? एम्पुलरी रीजन। एम्पुलरी रीजन। और देखिए, एक बात और समझ लीजिए, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये बात ठीक है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कहां पर होता है? तो वो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एम्पुलरी रीजन में। अब देखिए कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। एक रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन हो गई। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है? ओव्यूलेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? जब मेल और फीमेल दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, ठीक है, फिजिकल जब होते हैं, वो दोनों जब फिजिकली होते हैं, तो मैथुन की क्रिया के दौरान मेल स्पर्म को रिलीज करता है। मेल स्पर्म को रिलीज करता है और वो स्पर्म वेजाइना से होते हुए यूटेरस में पहुंचेगी और यूटेरस से होते हुए वो धीरे धीरे मूव करते हुए इस प्रकार से वो पहुंच जाएगी एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, एम्पुलरी रीजन में इस प्रकार से वो वेजाइना में सबसे पहले क्या होता है कि मैथुन क्रिया के दौरान वो स्पर्म जो होता है वो वेजाइना में यानी कि योनि में प्रवेश करेगा। योनि से प्रवेश करते हुए वो यूटेरस में प्रवेश करेगा और यूटेरस से प्रवेश करते हुए फोलिकल ट्यूब में और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो एम्पुलरी रीजन में आ जाएगी। एम्पुलरी रीजन में आने के बाद वो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ठीक है, एक तो बेसिक बात रही। अब चलिए हम जान लेते हैं एक सेकेंडरी oocyte की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार दिखाई देती है और किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर बड़ी में करके दिखा दिया है और इस स्पर्म को हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है। देखिए, सेकेंडरी oocyte जो होता है उसमें पाया जाता है एक उसी से सटा हुआ होता है फर्स्ट पोलर बॉडी, यहाँ पर ग्रीन कलर का है, और दोनों जो होते हैं वो घिरे होते हैं दो पतले पतले परतों से। पहला जो परत होता है वो होता है कोरोना रेडिएटा और दूसरा होता है वो चोना पेलिसिडा होता है। तो ये सेकेंडरी oocyte है। अब इसी सेकेंडरी oocyte के पास आता है स्पर्म। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि योनि, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए एम्पुलरी रीजन में स्पर्म आया। स्पर्म जो आया वो पहले तो मैच्योरेशन फेज में जाएगा, यानी कि वो मैच्योर होगा। ठीक है, मैच्योरेशन फेज नहीं, कैपेसिटेशन। ठीक है, कैपेसिटेशन होगा उसमें। कैपेसिटेशन के बाद वो कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा, आसानी से कोरोना रेडिएटा को तोड़ देगा। कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के बाद स्पर्म के एक्रोसोम से, देखिए स्पर्म की स्ट्रक्चर देखिए, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है। अब स्पर्म की ये जो ऊपर वाली भाग है, ऊपर वाली भाग ये जिसे कहते हैं हम एक्रोसोम। एक्रोसोम, इस एक्रोसोम से रिलीज होते हैं कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिनमें आता है हाइड्रोरुलिडिनेज या फिर एक्रोसिन। ये दो प्रकार के एंजाइम इससे रिलीज होते हैं और वो एंजाइम की प्रेजेंस में जो स्पर्म होता है वो जोना पेलिसिडा को तोड़ करके सेकेंडरी oocyte में प्रवेश करता है। पूरी की पूरी स्पर्म बॉडी जो होती है वो सेकेंडरी oocyte में प्रवेश नहीं करती है, केवल और केवल स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो सेकेंडरी oocyte में प्रवेश कर जाती है। देन यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो कहलाएगी ओव्यूलेशन। ठीक है, ये कहलाएगी ओव्यूलेशन। देन इसके बाद इस वाले फेज में देखेंगे, यहाँ पर जो होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। हमने यहाँ पर लिख दिया है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस और सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम, सेकेंडरी oocyte जो होता है वो ओवम बनाता है। ओवम का न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जो स्पर्म का न्यूक्लियस होगा उसको हम स्पर्म प्रोन्यूक्लियस या फिर मेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे।
ठीक है, स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट होता है, तो यहाँ पर हम मेल प्रोन्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल का फीमेल प्रोन्यूक्लियस यानी कि ओवम का जो न्यूक्लियस होता है वो दोनों आपस में फ्यूज होंगे। ठीक है, आपस में फ्यूज होंगे यानी कि संलयित होंगे। संलयित होने के बाद वो दोनों जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जाइगोट बनाएंगे। अब देखिए, जो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, यानी कि यन टाइप का होता है। स्पर्म का जो प्रोन्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड यानी कि यन टाइप। अगर हम इसमें गुणसूत्र की बात करें यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, तो इसमें जो क्रोमोसोम की नंबर होती है वो होती है 23। और अगर हम मेल के प्रोन्यूक्लियस की बात करें तो वो हैप्लॉइड होती है। अगर हम फीमेल की प्रोन्यूक्लियस की बात करें, ये मेल का है, और अगर इसके बाद हम फीमेल की प्रोन्यूक्लियस की बात करें तो ये भी होती है हैप्लॉइड यानी कि यन टाइप की होती है। और इसमें भी जो क्रोमोसोम की नंबर होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो भी होती है 23 यानी कि 23। जब मेल प्रोन्यूक्लियस का 23 गुणसूत्र और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का 23 गुणसूत्र फ्यूज होगा, दोनों की जब न्यूक्लियस फ्यूज होगी तो बनेगी जाइगोट। अब जाइगोट जो होता है वो बनता है डिपोलॉइड। क्या बनता है? डिपोलॉइड। देन जब ये फ्यूज होंगे तो बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट जो होता है वो होता है डिप्लॉइड यानी कि 2n टाइप का। तो 2n टाइप के ये होते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होगा वो होगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहली जो फेज है वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में एग रिलीज होता है एक ओवरी से डे 14 को। फिर उसके बाद होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में फीमेल का प्रोन्यूक्लियस यानी कि एग का प्रोन्यूक्लियस और मेल के स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, संलयित होंगे। संलयित होकर के जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट जो होगा वो डिपोलॉइड होगा यानी कि द्विगुणित होगा। उसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होगी वो होगी 46। देन जाइगोट बन गया। ये तो हुआ जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, ये हुआ जाइगोट फॉर्मेशन। यहां तक की जो प्रक्रिया होगी वो फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ जाइगोट फॉर्मेशन। अब देखिए, जाइगोट फॉर्मेशन की बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है क्लीवेज। क्या होती है? क्लीवेज यानी कि विदलन, जिसको हिंदी में कहते हैं विदलन। तो क्लीवेज जो होता है वो यहां से शुरू होता है। क्लीवेज यहां से क्लीवेज शुरू होता है। अब क्लीवेज में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है उसमें विभाजन होता है। जाइगोट में विभाजन होता है। किस प्रकार से विभाजन होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो जाइगोट का न्यूक्लियस होता है, जाइगोट जो होता है वो बढ़ता है दो भागों में, यानी कि वो दो भागों में बटेगा तो वहां पर दो सेल बनेगा, यानी कि सेल की जो संख्या होगी वो दो हो जाएगी। फिर उसके बाद ये दो सेल है, इसमें फिर से डिवीजन होगा। फिर से डिवीजन होगा तो फिर से डिवीजन करने के बाद वो चार सेल बनाएगी। चार सेल है, फिर से इसमें डिवीजन होगा, इस चार सेल में भी डिवीजन होगा और चार सेल की डिवीजन करके बनाएगी 8 सेल। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। यहाँ पर ये 8 सेल हो गई। एक सेल इसके पीछे है तो ये 8 सेल हो गई। फिर ये 8 सेल जो है इसमें फिर से डिवीजन होगा। इस 8 सेल में फिर से डिवीजन होगा और डिवीजन करके बनाएगी ये 16 सेल। ठीक है, 16 सेल बनाएगी और इस 16 सेल की जो अवस्था होती है वो कहलाती है मारुला। 16 सेल की जो अवस्था होती है वो क्या कहती है? मारुला। अच्छा, ये मारुला क्यों कहलाती है? क्योंकि जब इसमें डिवीजन होता है, ढेर सारे डिवीजन के बाद जो सेल बनती है वो सेल की जो शेप हो जाती है, उसकी जो आकृति होती है वो एक मालवेरी फल की जैसी हो जाती है। कैसी? मालवेरी फल की जैसी। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया मारुला। अब देखिए, मारुला के अंदर यानी कि सिस्टीन सेल स्टेज के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, ये जो सेल पाए गए हैं 16, इन सेल को क्या कहते हैं? तो दीज सेल आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर। ये जो सेल है इसको कहते हैं ब्लास्टोमियर। अब देखिए, ये 16 सेल है ब्लास्टोमियर कहलाती है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोमियर जो होती है वो मारुला स्टेज में होती है। अब मारुला स्टेज के बाद क्या होती है? ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पर हमने लिख दिया है ब्लास्टुलेशन, तो वही है ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला। इसमें क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियर होती है, ये जो ब्लास्टोमियर होती है वो
दो परत बनाती है, दो परत बनाती है। किस प्रकार से, देखिए, एक तो ये परिधि पर चली जाएंगी, पहली जो परत होगी वो परिधि पर होगी, यानी कि किनारे पर होगी, ठीक है, ये पूरा किनारा बना लेगी। और दूसरी जो लेयर होगी, थोड़ी सी सेल जो होती है वो केवल एक साइड लग जाती है, एक साइड लग जाती है। तो सबसे बाहर की ओर जो परत होती है वो कहलाती है हमारा आउटर सेल मास। क्या कहलाता है? आउटर सेल मास, जो कि परिधि की ओर विन्यासित हुआ था। फिर इसके बाद जो परिधि के अंदर की जो सेल होती है, आउटर सेल मास के अंदर की जो सेल होती है, यानी कि ये रेड रंग की जो सेल है, इसको कहेंगे हम इनर सेल मास। तो इनर सेल मास और आउटर सेल मास, तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ब्लास्टुला होती है, तो ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है? तो ब्लास्टुला स्टेज में जो होता है वो होता है कि जो ब्लास्टोमियर होती है वो आउटर सेल मास में बदलती है और इनर सेल मास में बदलती है। तो आउटर सेल मास जो होता है दोस्तों वो बिकेम ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि आउटर सेल मास जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट में बदल जाता है। आउटर सेल मास जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट में बदल जाता है। अब ट्रोफोब्लास्ट में बदलने के बाद क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो आगे चल करके प्लेसेंटा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा का निर्माण करता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो प्लेसेंटा का निर्माण करता है। फिर उसके बाद जो इनर सेल मास होती है, इनर सेल मास यानी कि ये जो रेड रंग की सेल है, वो जो इनर सेल मास होती है वो आगे चल करके एम्ब्रियो ब्लास्ट का निर्माण करती है। किसका? एम्ब्रियो ब्लास्ट का। अब ये जो एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है मेरे दोस्त, एम्ब्रियो ब्लास्ट जो होता है वो आगे चल करके एम्ब्रियो का निर्माण करती है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है। अब देखिए एम्ब्रियो का जो पूरा इंफॉर्मेशन होता है वो होता है इस जाइगोट के पास। इस जाइगोट के पास इस पूरी फंक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, पूरी फंक्शन की सूचना होती है, क्या होगा आगे, पूरी की पूरी सूचना इस जाइगोट के पास होती है। तो हमने आपको अभी तक बताया कि जो हमारा इनर सेल मास होता है वो बनाता है एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट आगे चल करके एम्ब्रियो का निर्माण करती है, और आउटर सेल मास जो होता है वो बनाता है ट्रोफोब्लास्ट, और जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो आगे चल करके प्लेसेंटा का निर्माण करती है। और देखिए इनर सेल मास और आउटर सेल मास के बीच में बचता एक खाली जगह। ये जो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह को कहेंगे ब्लास्टोसील। क्या कहेंगे? ब्लास्टोसील, दैट इज ब्लास्टोसील। अब अगर हम इस प्लेसेंटा की बात करें, इसकी प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा जो होता है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है? न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है प्लेसेंटा एम्ब्रियो को। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है, सिंपल तरीके से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बन सकता है आपका कि फर्टिलाइजेशन के टाइम कौन से सेल का न्यूक्लियस भाग लेता है। तो कौन से सेल का न्यूक्लियस भाग लेता है उसको जान लेते हैं। एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं ओवा प्रोन्यूक्लियस, ठीक है, ओवा प्रोन्यूक्लियस, या फिर इसको हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड होता है। और फीमेल यानी कि मेल यानी कि स्पर्म का जो पार्ट भाग लेता है, जो सेल भाग लेता है, वो स्पर्म का न्यूक्लियस भाग लेता है, जिसको हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। ये भी हैप्लॉइड होता है। जब ये दोनों प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं, तब जाकर के जाइगोट बनता है। आई होप आज का क्लास जो है वो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगा है और टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस क्लीवेज और ब्लास्टुलेशन के बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन। तो देन नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा गैस्ट्रुलेशन पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।